नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, सबसे पहली कार हमने ली थी 2009 में। पापा ने वैगनर ली थी, तो काफ़ी साल उसको हो गए हैं। उसके बाद 2013 में पोलो ली, वो मैंने अपनी पर्सनल ली। उसके बाद भाई ने i20 एलीट ली 2017 में, फिर 2020 में टी-रॉक आई, उसके बाद स्लाविया आई, और उसके बीच में ही कहीं पापा ने पोलो भी ली 2021 के आसपास। तो 6 कार्स टोटल फैमिली में हम चला रहे हैं, और सारा दारोमदार सर्विसिंग का, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन से टायर डलवाने हैं, कौन से लॉयस डलवाने हैं, वो सारा दारोमदार मेरे पे रहता है। बट चलिए, 2 पापा के पास है, 1 भाई के पास है, 3 मेरे पास अपनी है, जिसमें 1 मेरे वाइफ की है, 4 वॉक्सवैगन, 1 हुंडई और 1 मारुति। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किलोमीटर्स का भी, ड्राइविंग का भी, और सर्विसिंग का, एक्सेसरीज का। तो ये मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज आज भी मेरी किसी के साथ फोन पे लंबी बातचीत हुई। डेमो कार वो लेना चाहते थे, आई बिलीव मर्सिडीज की GLE या ऐसा ही कुछ था, GLC या GLE जो भी ये होती है। तो Q5 के साथ वो कंफ्यूज थे। तो चलिए, मैं बिना जो टाइम है वेस्ट करते हुए मैं आपको वो लिस्ट है वो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहला पॉइंट जो रेड फ्लैग है मेरे लिए, रेड फ्लैग बेसिकली ये लिस्ट जो है वो ये है कि कौन सी चीजें 2024 में, जब इतनी ऑप्शंस है हमारे पास, अभी इतनी अच्छी दिशा में मार्केट जा रही है, टर्बो इंजन, 6 एयरबैग्स, EVs, ठीक है, तो कुछ चीजें रेड फ्लैग है मेरे लिए, वो क्या है। और ऐसा नहीं है कि जो मेरे लिए रेड फ्लैग है वो आपके लिए भी हो, ये मेरी एक ओपिनियन है जिस पे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप मुझसे सहमत है कि नहीं। देखिए, सबसे पहला तो है कि डेमो कार जो ड्राइव के लिए रखी रहती है शोरूम्स के बाहर, वो आप मत लीजिए। जितना मर्जी आपका बजट है, अगर उस बजट में आपको नई गाड़ी मिल रही है तो डेमो कार जो है आप मत लीजिए, टेस्ट ड्राइव वाली। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मीटर टेम्पर्ड होता है, बट आई नो हाउ डीलरशिप्स वर्क, हाउ डेमो कार्स गेट अब्यूज। और अब्यूज का मतलब ये नहीं है कि कोई उसके साथ रेसें लगाई जाती हैं ऐसे, बट कहीं भी उसको लेके जाया जाता है, सामान भी से ढोया जाता है, और कैसे उसके जो ड्राइवर्स रहते हैं कैसे उसको चलाते हैं, और जो टेस्ट ड्राइव्स के लिए भी कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी अब्यूज उसको करते हैं। अब मेरी देखिए, ये स्लाविया मैं चला रहा हूँ, ये 21,492 किलोमीटर चल चुकी है, जेंटल है ना, मैक्सिमम 80-90 पे, और ब्रेक भी अगर मैं दबाऊंगा तो प्यार से, अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग है तभी इमरजेंसी। बट डेमो कार्स को कस्टमर्स ऐसे नहीं चलाते। हर कस्टमर आपके और मेरे जैसा सॉबर नहीं होता, जो थोड़ी सी शर्म करता है कि यार रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठा हुआ है, थोड़ी सी तो अकल से गाड़ी चलाओ। नो 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 नो, यस, पीपल हैव मनी एंड दे समटाइम्स चेक कार्स, दे पुश इट टू द लिमिट्स। हालांकि मैं खुद भी कहता हूँ कि टेस्ट ड्राइव थोड़ी सी ऐसे ही लेनी चाहिए, बट क्योंकि वो डेमो कार है, ब्रांड की वो एक इन्वेस्टमेंट है, तो 80-90 पे जाके प्रेशर ब्रेक मार के देखना, कॉर्नरिंग हार्ड करना। तो जब डेमो कार 5,000 किलोमीटर भी चली हुई हो ना, तो वो आप ये मान के चलिए कि एक आपके और मेरे जैसे सॉबर ड्राइवर के वो 15,000 किलोमीटर के बराबर है। तो डेमो कार मैंने फिर जो आज जिनका फ़ोन आया था, या अदरवाइज भी ट्विटर पे हज़ारों बार हो सकता है मैंने रिप्लाई किया हो कि यार डेमो कार क्रॉस, आप मुझे दे दीजिए डेमो कार। आप मुझे कह दीजिए कोडियक मिल रही है डेमो कार 22 लाख में, मैं नहीं लूँगा यार। मैं 22 लाख में वर्टुस GT ले लूँगा, मैं कोडियक नहीं लूँगा, चाहे 10,000 किलोमीटर चली हो। एंड आई स्वेयर मैं नहीं लूँगा ये कार। नई कार नई होती है, नई कार की सिरदर्दियाँ कम होती हैं, एक्सटेंडेड वारंटी आप ले लेते हो, कुछ किलोमीटर्स टेस्टिंग के बाद जो सारे किलोमीटर है वो फ्रेश चीज़ वो आप ही चलाओगे। तो आज की डेट में तो वैसे ही देखिए, मैग्नाइट, i10 ग्रैंड जैसी कार, 6 एयरबैग्स तो शुरू हो ही गए हैं कितने कम प्राइस में, जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर या रेगुलर स्विफ्ट, मतलब तो नई गाड़ी ही लीजिए। डेमो कार बहुत ही, अगर आपकी मजबूरी है या आपको डीलरशिप वाले जानते हैं, आपका अच्छे उसमें कोई भाई वगैरह है जो जानता है कि चीज़ वो साफ़ मिल रही है आपको, और कल को कोई दिक्कत आएगी, डीलरशिप आपको खज्जल नहीं होने देगी, तो आप ले लीजिए। अदरवाइज आप मत लीजिए, क्योंकि गाड़ी एक बार आपने खरीद ली, शोरूम से बाहर चली गई, कुछ भी उसमें होता है तो वो आपकी हेडेक है। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डिनाई कि गाड़ी नई में भी दिक्कतें आ सकती हैं, बट ये तो अक्खी देख के मक्खी नहीं खानी होती, पंजाबी कहते हैं, आँखों से देख लिया हम दूध में मक्खी है तो दूध थोड़ी पी जाओगे आप। तो ये चीज़ है, पहला पॉइंट तो ये वाला है, जिसमें आम फर्म कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो इससे कुछ डीलरशिप्स को गुस्सा लगेगा, बट देखिए, हमारी 1.5 लाख की जो कम्युनिटी है उसके प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो चीज़ें जिसमें मेरा एक फर्म बिलीफ है, आई विल टेल यू पीपल, ठीक है। प्योर सॉरी फॉर द ब्रेक, पेट्रोल डलवा रहा था। XP95 जब अवेलेबल नहीं होता तो मैं रिलायंस से पेट्रोल डलवा लेता हूँ, इनके काफ़ी अच्छा रहता है इनका तेल, लुधियाना में तो कम से कम। ऐसे ही अनजान जगह से XP95 जब नहीं मिलता कभी आपको, तो दिस शुड बी प्रेफर्ड। शेल वगैरह है तो और अच्छी बात। दूसरा पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी अगर आप ले रहे हो, उसमें सीट कवर्स आप मत डलवाइए, ना कंपनी से ना बाहर। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, द थिंग इज, आप बोलोगे कि कट लगा देते हैं जो सीट में से भी एयरबैग निकलता है
है ना। अब इधर पेविकल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट साइड में एयर बैग है। इस गाड़ी में 2 हैं, टी रॉक में मेरे 6 हैं, मैंने इसमें नहीं डलवाए हुए। अब इसमें जब मैंने बोला विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी, आई नो इससे कुछ डीलरशिप्स का नुकसान होगा, जितने भी व्यूज आएंगे इस वीडियो पे। यार देखो, इनके सीट कवर्स जो डालने वाले लोग रहते हैं वो कंपनी में नहीं होते, वो बाहर से आते हैं। तो वर्कमैनशिप तो मैंने देखी हुई है, मैंने पोलो के 2 बार डलवा चुका हूँ और स्लाविया के भी डले हुए हैं। आई सीरियसली रिपेंट कि मैंने ये सीट कवर्स क्यों डलवाए। बकेट सीट्स के नाम पे वो कह देंगे कि हाँ जी हल्का फुल्का कट लगेगा, बट यार कट नहीं लगता, वो तो कट फट ही जाते हैं सीट्स अंदर। तो पहली बात तो मतलब मैं डलवाना नहीं चाहता था, बट ये देखिए कुछ चीज़ों में वाइफ की ओपिनियन होती है तो उनको अच्छी लगती हैं चीज़ें ऐसी, मैं बिल्कुल गाड़ी को स्टॉक रखता। तो वर्कमैनशिप इतनी पुअर है इंडिया में। और दूसरा, आप कह तो रहे हो कि कट लगा रहता है, मैं कहता हूँ कि ब्रांड्स की तरफ से भी सीट्स दी जाती होंगी, बट आई सीरियसली डोंट थिंक कि ऑल काइंड ऑफ सीट कवर्स जो आफ्टर मार्केट में मिलते हैं या इवन ब्रांड से भी मिलते हैं, उसको थॉरोली टेस्ट किया गया होगा अलग अलग एंगल से कि सीट कवर्स जब डले रहते हैं तो एयरबैग्स जब खुलता है तो वो खुलता भी है कि नहीं खुलता, मतलब उसमें कितने सिनारियोज हो सकते हैं। उसमें कोई बहुत हैवी चीज़ भी गाड़ी पे आके लग सकती है साइड से, मतलब n नंबर ऑफ सिनारियोज हैं यार। तो कितनी चीज़ें आप कवर कर लोगे, बट अगर आपका सीट कवर नहीं डला हुआ फिर तो एयरबैग खुलेगा ही खुलेगा, है ना। इतनी सी जगह पे खुलना है, उसने बड़ा होना है। तो वर्कमैनशिप plus assuming that not rigorous testing is done by all brands because this is India, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कुछ भी होने के बाद ब्रांड्स की नहीं होती, कोई रिसर्च नहीं होती, कोई केस स्टडी नहीं होती कि वो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो लोग जब उसमें मर गए या कुछ हो गया तो क्या वजहें रही होंगी, बस वो खबर आ जाती है। तो देखिए ये मतलब आई कैन नॉट सिंपली इग्नोर दिस पॉइंट। मेरे पास ऑप्शन है नहीं डलवाने की, रख रखाव की बात है, मैनेज करने की बात है। अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं 3M के, टर्टल वैक्स के, आपके अगर सीट्स लेदरेट हैं आप उसको साफ कर सकते हैं, बड़े अच्छे उनका फोम आता है, आप कर सकते हैं उसको साफ अपने तरीके से। थोड़ा बहुत तो देखिए गंदा होगा यार, आपके मतलब आपने एक चीज़ ली है जिसको आप रोज़ यूज़ कर रहे हो, थोड़ी बहुत डर्टी हो भी गई, क्या हो गया। और ड्राई क्लीनिंग 3M वाले लोकली मुझे लगता है 3500-4000 लेते हैं पूरी गाड़ी इंटीरियर ड्राई क्लीनिंग और स्टीम के साथ उन्होंने मुझे साफ करके दी। जब मैं पॉट्स वगैरह लेके आया था, पूरी कार बहुत डर्टी हो गई थी। तो आई फाइंड इट वेरी रीजनेबल। मतलब मेरे घर में बच्चे हैं और मेरी सीट्स जल्दी डर्टी हो जाती हैं, एंड इनफैक्ट अगर मुझे वो 8-9 महीने के बाद एक बार करवानी भी पड़ जाए, आपको भी करवानी पड़ जाए, तो क्या हो गया। लाखों रुपए की आपने गाड़ी ली है, 4000 की, आप ड्राई क्लीनिंग नहीं करवा सकते। जो सेफ्टी फीचर्स हैं उस पर हमने 1% भी चांस क्यों आने दे कि कल को खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ती है और आपका एयरबैग ही फंस जाए उसके सीट के अंदर। तो ये दूसरा पॉइंट है यार, इस पे भी मेरी फर्म ओपिनियन है। मैंने बहुत रील्स इस पे डाली हैं और मैंने कारण आपको बता दिए हैं, वर्कमैनशिप और शायद पुख्ता टेस्टिंग का ना होना। ब्रांड्स ने तो देनी है क्योंकि डिमांड है ना उस चीज़ की। कट भी दे दिया, अच्छी बात है। 90%, 95% केसेज में, इवन 100% केसेज में भी हो सकता है खुल जाते हो, बट मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। वर्कमैनशिप इंडिया की हालत देख के जैसे काम किया जाता है बाहर से लोगों को बुलवा के, दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड फॉर दैट। ठीक है, ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट है व्यूअर्स, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, न्यू कार लेने जा रहे हो, 60 किलोमीटर्स के दायरे में, नॉट डायमीटर, रेडियस में अगर आपकी गाड़ी का सर्विस सेंटर नहीं है, शोरूम हो सकता है हो, अगर सर्विस सेंटर नहीं है तो वो ब्रांड की कार आप मत लीजिए। आपको अच्छी लगती है, अच्छी बात है, बट इट्स नॉट वाइज टू गेट दैट कार। कुछ भी छोटा मोटा निकलता ही रहता है। देखिए 3-4 साल के बाद तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसमें कोई समझदारी नहीं है, आप खज्जल हो जाओगे। आजकल हर किसी के टाइम की वैल्यू है, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे कोई दुकान चला रहा है, चाहे कोई कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा है, हर किसी के टाइम की वैल्यू है। हम एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, पहले वाले इंडिया से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो देखिए होती रहती है टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। तो 60 किलोमीटर्स के ऊपर आपका अगर सर्विस सेंटर है तो अवॉइड कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, 60 किलोमीटर वाला पॉइंट भी हो गया। अगला पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हो सकता है वो गलती नहीं, वो चीज़ हर कस्टमर ऑलमोस्ट करवाता ही है। अलॉयज़ में तो थैंकफुली मेरा 2014-15 में ही बड़ा एक फर्म एक रहता था पॉइंट के आई विल गो फॉर द OEM अलॉयज़ ओनली, आई विल नॉट प्रेफर थर्ड पार्टी अलॉय व्हील्स। ठीक है, ब्रांड्स उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी ब्रांड्स अलॉयज बनाते हैं। हालांकि इनमें कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो कार मैन्युफैक्चरर्स को अलॉयज प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी मैं नहीं लूँगा थर्ड पार्टी। पोलो मेरा मिड वेरिएंट था, उसमें व्हील कवर्स थे, और जब मुझे याद है 2015 के आसपास डलवाए थे तो मैंने वेंटो के डलवा लिए थे उसमें। ठीक है, तो चलिए ये तो पॉइंट हो गया कि थर्ड पार्टी में मैं तो ट्रस्ट नहीं करता। गाड़ी का वज़न, गाड़ी की टेस्टिंग उस अलॉयज़ के साथ नहीं हुई तो मैं तो उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। गाड़ी रोड से कनेक्टेड कैसे है, टायरों के साथ, टायर्स के बाद अलॉयज़ पे टायर चढ़े हुए हैं, वो टांगे हैं आपकी,
वो नकली टांगे क्यों डलवानी? कार के असली टायर्स जो आपके साथ में आए हैं और असली अलॉयज वो आपकी असली टांगे हैं। अलॉयज इज लाइक अ हड्डी और टायर्स बेसिकली आपका मांस है, ठीक है? तो हड्डी नकली क्यों डलवानी यार? मेरी हड्डी आप बटिस्टा पे लगा दोगे तो नहीं चलेगी, ठीक है? तो दिस इज द पॉइंट, आई ट्रस्ट कंपनी फिटेड अलॉयज ओनली। और जब भी मैंने डलवाए हैं, पापा की कार में डलवाए हैं मैंने, उनकी बेस वेरिएंट था, उसकी भी वीडियो है चैनल पे, उस पे भी मैंने TSI पोलो के जो ऐसे ऐसे थोड़े टेढ़े करके थे, उसमें वर्टुस में भी आते हैं जो, वो डलवाए हुए हैं उनमें। तो एक तो ये चीज़ है, बट ये पॉइंट ये नहीं है। ये पॉइंट ये है कि 1 सेकेंड, लेट दिस इनोवा गो अहेड, नो ईगो ऑन द हाईवेज, माई स्पीड इज 60-70, आई एम फाइन विद इट। निकल जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ, कोई चक्कर नहीं, कार पहुंचना है पर आराम ना, ठीक है? टायर्स अपग्रेड मैंने बहुत गाड़ी अपनी ये स्लाविया का अभी तक स्टॉक है, मैंने T-Roc के करवाए हैं, पोलो के 2 बार करवाए हैं, पापा के करवाए हैं। मैंने एक सबक ये लिया है कि टायर्स का जो कंपनी फिटेड साइज होता है उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर अपग्रेड करने भी है तो जैसे मैंने पापा की पोलो का क्या किया, मैंने उनके बेस वेरिएंट के व्हील कवर्स और स्टील रिम उतरवा के अलॉयज डलवा दिए। तो मैं कंपनी का ही जो टॉप वेरिएंट के टायर प्रोफाइल रहते हैं उसके साथ चला गया, जिसके कारण कार के डायनामिक्स हैंडलिंग ज़्यादा हर्ट नहीं हुई, ज़्यादा हर्ट नहीं, बिल्कुल हर्ट नहीं हुई, बहुत मज़ा आता चला के। पोलो के अभी रिसेंटली आपने देखा, मैंने पहले जो डले हुए थे JK टायर, उसके बाद ब्रिजस्टोन B290 चौड़े थे वो भी 195, उसके बाद डले S ड्राइव वो भी 195। अब मैं वापस आ गया हूँ 185 पे, जो कंफर्ट लाइन का असली साइज़ होता था, योकोहामा के अर्थ1। इसकी रील मैंने डाली हुई है आई गेस, वो मैं जानबूझ के आया हूँ, उससे स्टीयरिंग का वजन वापस से ठीक हो गया और बॉडी रोल जो हल्का फुल्का बिना बात के ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मैंने करवा दी थी, प्रोफाइल बढ़ा के और चौड़े करके टायर्स, वो चीज़ मैंने दुरुस्त कर लिया। आई नो कि कुछ परसेंटेज रहती है, मे बी 3% हम करवा सकते हैं, मतलब ये भी आई डोंट नो कि किसने अप्रूव किया हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि 3% सही है और उससे ऊपर गलत हो जाएगा। मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि जो कार के 3-4 वेरिएंट्स हैं, जो टॉप वेरिएंट का साइज़ है वो टेस्टेड है, गाड़ी उस पर काफ़ी चला के देखी होगी उन्होंने, हर तरीके की सेफ्टी के लिए वो दुरुस्त है। आजकल इतने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है गाड़ियों में, ABS, ESC, EBD, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये चीज़ें सारी उसके साथ ही काम करती हैं। जो सेंसर्स लगे रहते हैं इसमें, स्पीड कम ज़्यादा सारा कैसे बैलेंस करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, तो क्यों पंगा लेना यार बिना बात के। मैंने ये सबक लिया है। और ये अब देखिएगा, मैंने अपनी T-Roc का अपसाइज करवाया था लुधियाना में, सड़कें बहुत बुरी थी, मैंने 60 प्रोफाइल उसकी करवा ली थी, विड्थ उसकी आई थिंक सेम ही रखी थी मैंने, 215 mm। बट अभी क्योंकि लुधियाना की सड़कें दुरुस्त हो गई हैं, पूरी सड़कें प्रशासन ने ठीक कर दी हैं, गड्ढे ज़्यादा नहीं हैं, हमारी कार्स की लाइफ ठीक रहेगी, तो आई मूव बैक टू व्हाट इट वाज स्टॉक। जो भी साइज़ था, आई ट्राई टू गेट दोज टायर्स। अभी मेरे 31-32 हज़ार चल चुके हैं, जैसे ही मुझे लगता है 36-37,000 चलेंगे, जैसे मेरा बजट अलाउ करेगा, शिफ्ट बैक टू द स्टॉक टायर्स। हैंडलिंग खराब हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे कहे पे मेरे फ्रेंड हैं अनमोल गांधी, उनके पास एंडेवर भी है, उन्होंने अपने बर्थडे पे स्कॉर्पियो एन ली, मेरे कहने पे। आई रिमेंबर कि वो मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे फ़ोन आया था गाड़ी कैसे है, मैंने बताई, उन्होंने बुक कर दी, उनको गाड़ी मिल भी गई। अब लास्ट वीक में उनको मिला तो उन्होंने बोला कि प्रिंस भैया मुझे मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चला के। मैंने कहा भाई आप एंडेवर चला रहे हो तो आपको देखिए थोड़ा बहुत तो सेगमेंट का फ़र्क है, तो उतना तो फ़र्क होगा। और आपको अगर मज़ा नहीं भी आ रहा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि डीजल महिंद्रा से अच्छा कुछ नहीं है मार्केट में। मतलब 2.0 मल्टीजेट और ये महिंद्रा का डीजल, इससे अच्छा तो फिर कुछ नहीं है। देखिए जो आपका बजट था। फिर मैंने देखा उन्होंने ऑल टेरेन टायर्स डलवाए हुए थे, इतने चौड़े चौड़े। मैंने कहा यार आप कह रहे हो बॉडी रोल है गाड़ी में, डायनामिक्स तो आपने गाड़ी के खुद ही खराब कर लिए। तो फिर उसने माना कि हाँ मैंने दोस्त की चलाई, उसका मुझसे एक वेरिएंट छोटा था तो उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा भाई वो वेरिएंट का फ़र्क नहीं है, वो समझदार बंदा है, उसने टायर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं की, इसलिए गाड़ी सही चल रही है। क्योंकि मैं हैरान इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद ओनरशिप रिव्यू किया हुआ है चैनल पे, तो मुझे तो सही लगी थी कार। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही सही बोल दूंगा, मैंने अच्छे से चला के देखी, थोड़ा रफ हैंडलिंग भी करके देखी, तो आई वॉज लाइक कि नहीं यार ये लैडर फ्रेम पे बहुत अच्छा काम किया है महिंद्रा ने। तो ये अनमोल की ऐसी फीडबैक तो ठीक है, एंडेवर वाला फैक्टर भी है। दूसरा टायर्स के साथ इतने चौड़े टायर्स और वो भी ऑल टेरेन शहर में आप यूज़ कर रहे हो, आप ऑफ रोडिंग के लिए डलवाए होंगे आपने, तो चलिए, बट वो डायनामिक्स तो वैसे नहीं ना मिलेंगे फिर आपको। और हाइट भी आपने बढ़ा ली प्रोफाइल के साथ, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। थोड़ी सी समझ के साथ कीजिए, थोड़ी बहुत विड्थ बढ़ानी है तो एज़ पर द नीड्स देखिए आप। प्रोफाइल बढ़ानी है, मैंने क्यों बढ़ाई प्रोफाइल अपने टायर की साइड से, क्योंकि मुझे कंफर्ट चाहिए थी थोड़ी सी बुरी सड़कों पे। एंड आई न्यू कि मेरे गाड़ी में थोड़े से डायनामिक्स ख़राब होंगे। बॉडी रोल आ गया उसमें, जबकि पहले T-Roc का बॉडी रोल बिल्कुल सेडान जैसे था, उसके बाद अभी उसका बॉडी रोल जो है वो एक प्रॉपर जैसे होती है मिड साइज़ क्रॉसओवर।
ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए व्यूअर्स, अगले कुछ पॉइंट मैं जल्दी कवर करना चाहूँगा, क्योंकि वो कोई रेड फ्लैग नहीं है, वो सिंपली सजेशंस हैं। 2024 में अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो 6 एयरबैग्स वाली ही ले। अभी जिस तरीके से कंपटीशन हो गया है, जैसे हर ब्रांड जिस दिशा में बढ़ रहा है, तो आप जल्दी के चक्कर में, डिस्काउंट्स के चक्कर में ऐसा वेरिएंट ना लें जिसमें 6 एयरबैग्स ना हो। 2024 का मतलब है आप गाड़ी 6-7 साल रखोगे तो 6 एयरबैग्स वाली ही गाड़ी लें, ये चीज़ का भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट विच इज़ अ बिग रेड फ्लैग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टीयरिंग गाड़ी का। देखिए कुछ ब्रांड्स रबर का स्टीयरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो लेदर फिनिश्ड नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील। आप आफ्टर मार्केट लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मत डलवाइए, ना ही उस पर जो लाटू सा रहता है, जो एक हैंडल जैसा ऐसे पकड़ के करने वाला, वो भी मत डलवाइए। इस चीज़ों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत कीजिए। 1% भी कहीं माल फंक्शनिंग हो गई, कवर आपका हाथ में रह जाएगा, स्टीयरिंग आपसे मुड़ेगा नहीं। क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ, वो देखिए चीज़ें सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई जाती हैं, डिमांड को देख के बनाई जाती हैं, वो टेस्टेड नहीं होती। कि जब आपके 47 डिग्री टेम्परेचर में, वो भी ह्यूमिडिटी में, आपको बहुत पसीना आया होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, कहीं वो चिपका हुआ जो चीज़ है, जो स्वीन है, वो अपनी छोड़ तो नहीं देगी। तो हल्का फुल्का भी अगर 1-2% भी स्टीयरिंग आपका इधर उधर हो गया, और खुदा ना खास्ता पहाड़ों में जा रहे हो जहाँ पे आपकी हैंडलिंग में 1-2% प्लस माइनस हो गया, तो वो स्टीयरिंग कवर जैसी चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है। और वो लाटू सा भी जो है, उसकी TBH पे मैंने देखा है कि टूटने की इंसिडेंट्स हुए हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें, ये चीप गिमिक्स जो है ना, प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। हमने एक मैच्योर मार्केट अगर बनना है, कुछ नहीं है आपकी कार में, जस्ट लिव विद इट यार, क्या हो गया फिर, क्या हो गया। आपने जो गाड़ी ली है, यू शुड लव इट द वे इट इज, ठीक है ना। उसमें दीज कॉस्मेटिक थिंग्स विल नॉट मेक मच डिफरेंस। मतलब ये लुक्स के लिए आप कर रहे हो, कन्वीनियंस के लिए कुछ कर रहे हो। आप कंपनी से फॉग लैंप्स डलवा रहे हो, समझ में आ रहा है। आप कंपनी से 360 डिग्री कैमरा डलवा रहे हो, आप डैश कैम लगवा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। एस्थेटिक्स के लिए कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे आपका नुकसान हो सकता है ड्राइविंग के दौरान। व्यूअर्स, अगला पॉइंट देखिए, मैंने भी इसमें कंपनी से ही ब्लोपंक का डलवाया है डैश कैम। तो उसमें मेरा एक सीधा मानना है कि वही डैश कैम लगवाएं जो सीधा आपके 12 वोल्ट सॉकेट के साथ चल जाए, कोई वायर कट वगैरह ना करनी हो। अब कंपनी से मैंने इसलिए डलवाया है बिकॉज अभी इतनी इलेक्ट्रॉनिक हैवी कार्स हो गई हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत आपकी आ सकती है। 4 साल स्टैंडर्ड वारंटी है मेरी। तो ब्रांड्स दे जस्ट नीड वन रीजन टू डिनाई यू द वारंटी। इवन वो चीज़ अगर आप बाहर से चौड़े टायर अपने डलवाते हो तो शॉकर्स और कितनी चीज़ों की वारंटी आपको मालूम है कि वारंटी ख़त्म हो जाती है तुरंत। तो देखिए, जब मैंने देखा कुछ इंसिडेंट्स में कि गाड़ियों को आग लग गई है खड़े खड़े या कुछ भी हो गया, उसमें ब्रांड्स दे जस्ट नीड वन रीजन टू शर्क ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं भाई, हमारा कसूर नहीं है, इस बंदे ने ये किया था, गाड़ी को आग लग गई, अब हम क्या करें। तो देखिए, डैश कैम इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बट कोशिश कीजिए कि कोई तार वगैरह ना कटे, और कोशिश कीजिए कि आपका जो ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है एज एन एक्सेसरी, मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रांड से ही ली है। अब मेरी टी-रॉक की वारंटी खत्म हो गई है, 4 साल एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली नहीं हुई, तो मैं अभी देखूंगा जो मेरे बजट में होगा मैं उसको लगा लूंगा आराम से। 12 वोल्ट में कुछ भी होता है वो मेरे जिम्मे है। मुझे अब देखिए उसमें भी, लेकिन एक चीज़ है कि इंश्योरेंस का भी कुछ इशू हो सकता है, बट स्टिल इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि अगर ब्रांड आपका प्रोवाइड कर रहा है, आपको अगर वो डैश कैम अच्छा लगता है, कुछ पैसे ज़्यादा हैं अमेजोन से या लोकल मार्केट से, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि एक्सेसरीज, ऐसी एक्सेसरीज आप ब्रांड से लें, क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम है ब्रांड का। उन्होंने भी 4 पैसे कमाने हैं। देखिए, तो ऐसा इकोसिस्टम वो बनाते हैं कि कस्टमर्स कहीं और ना जाए, चाहे वो सेरामिक कोटिंग हो, चाहे वो PPF हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो। और जब आप बाहर जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, और वो बदला फिर आपसे ऐसी चीज़ों में लेते हैं कि कुछ जब आपको वारंटी वगैरह क्लेम आप करते हो, कोई बड़ी दिक्कत जब आ जाती है, छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी तो देखिए सर्विस एडवाइजर खुद संभाल लेते हैं, क्योंकि आप हर साल गाड़ी सर्विस करवाते हो उनसे, उनके पैसे बंटवाते हो। बट बड़ा अगर कोई पेचा पड़ जाए, बड़ा इशू हो जाए, तो फिर आप जो आपने ये गलतियाँ की हैं ओवर द ईयर्स, आप फंस जाओगे। ये बिल्कुल जिम जाते हुए बाहर फास्ट फूड खाने वाली बात है। व्यूअर्स, अगला रेड फ्लैग मेरे लिए बहुत बड़ा है। डोंट बाय अ कार विच इज नॉट प्रोवाइडिंग अ स्पेयर टायर। फोर्ड ने आई बिलीव ये ट्रेंड शुरू कर दिया था कि स्पेयर टायर देना ही बंद कर दिया था, स्पेयर व्हील। तो जो ब्रांड्स ये चीज़ नहीं दे रहे, मैं तो ऐसी कार कभी नहीं ले सकता। देखिए, पंक्चर हुए हैं मेरे भी इतने सालों में टायर्स। पंक्चर लगाना ही एक सिरदर्दी है। मतलब 2 बंदे हों मेरे से तो तभी लगता है जब मेरे कोई साथ में ब्रदर या पिताजी हों, फटाफट काम हो जाता है। एक बंदे का तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और ऐसी प्रैक्टिस तो वैसे हमें चाहिए नहीं। बट अगर आपका टायर ही नहीं होगा, आपके पास फैमिली है, कहीं आप घूमने गए हुए, तो फंस जाओगे आप। तो ये एक बेसिकली मेरा पॉइंट है कि हमने डिस्करेज करनी है ऐसी चीज़ें, क्योंकि ब्रांड्स ने तो देखिए धीरे धीरे तरीके ढूंढने हैं कॉस्ट कटिंग करने के, तो ये भी एक तरीका है। आपने ऐसी कार नहीं लेनी जिसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया जा रहा। देखिए, अगला भी एक सजेशन है PPF का। मैंने देखा है कि पूरी कार करवाने का कोई फायदा नहीं है,
मैं अगेंस्ट नहीं हूँ PPF के, आपके पास पैसे हैं, आपका बजट अलाउ करता है, आप डलवा लीजिए। बट मैंने देखा है कि कुछ एरियाज हैं जो प्रॉन रहते हैं स्क्रैचेस के, वो साइड मिरर्स हैं, डोर कॉर्नर्स हैं, बॉनेट है, फेंडर्स हैं। तो अगर आपका बजट कम है बट आपको प्रोटेक्शन चाहिए, जस्ट लाइक मोबाइल का एक अपना गार्ड रहता है कांच का, तो ऐसी प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए ठीक ठाक पैसों में, तो ये जो एरियाज मैंने बोले हैं आपको, अच्छे ब्रांड से आप ये PPF करवा सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि फेंडर वगैरह आप अकेले अगर करवाओगे तो पेंट का डिफरेंस आ जाएगा, तो उसलिए देखिए साइड मिरर्स करवा लीजिए, डोर कॉर्नर्स करवा लीजिए, क्योंकि आजकल 360 डिग्री कैमरा जैसी चीज़ें जब हो तो काफ़ी महंगा है साइड मिरर्स वगैरह, तो बार बार तो देखिए हम रिप्लेस नहीं करवाएंगे, तो ऐसी चीज़ों पे भी आप पैसे अपने बचा सकते हो। और अगर आपकी गाड़ी CKD है, CBU है, CKD है, टूजॉन, कैमरी, फॉर्च्यूनर, हाइलक्स, कुछ ज़्यादा एरियाज आपके अब्यूज़ होते हैं और आप नहीं चाहते कि बार बार आप बम्पर बदलवाते रहो, आपको कंपनी फिटेड बम्पर में ही रहना है, और पेंट भी देखिए उसका फ़र्क तो होता ही है, कोई कुछ भी बोले ब्रांड का, तो बम्पर्स तो देखिए आप करवा ही सकते हो, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बट सस्ती कार्स में जरूरत नहीं है, 20 लाख के नीचे नीचे, C2 सेगमेंट के नीचे नीचे। तो ये भी देखिए चीज़ें बजट टू बजट, चॉइस टू चॉइस मैटर करती हैं। बट मेरा क्या थॉट है मैंने आपको बता दिया, और मेरी स्लाविया वाइफ के कारण हुई हुई है। शी प्रेशराइज्ड मी कि आपकी अपनी गाड़ी में हुई है दरवाजे छोड़ के, और मेरी भी आप वैसे ही करवा के दीजिए। देखिए लेडीज इमेच्योर होती हैं, ये तो फ्री में पैसे लगाने वाली बात होगी, तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि स्लाविया और T-Roc में क्या फ़र्क है, CBU में और एक इंडियन मेड कार में क्या फ़र्क है। अगर मैं उनको बताऊंगा कि इसका बम्पर तो 6-7 हज़ार में पेंट होके भी आ जाएगा, उसका तो लेकिन बहुत महंगा होगा, तो वो बुरा मान जाएंगी। मैंने उनको ये बोला हुआ कि ये एक ही सेगमेंट की कार, तो ये भी मेरा एक थॉट था। लास्ट, वेरी सिंपल, मैं कहता रहता हूँ अपने व्यूअर्स को भी, आप क्वेश्चन तो पूछते रहते हो, लेकिन मैं आज तक जितनी भी वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी मेरा कोई कंटेंट देखता है, उसको मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स, देखिए लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप 2024 में गाड़ी ले रहे हो, आपकी गाड़ी में फॉग लैंप्स, रियर वाइपर्स और बोथ वे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट होनी चाहिए। मतलब मैं कुछ और देखूं ना देखूं, मुझे अभी तक भी नहीं पता कि मेरी ये स्लाविया में 6 स्पीकर है कि 8 स्पीकर है, मुझे मैटर ही नहीं करता। बट आई एम वेरी हैप्पी कि इसमें 3 हेडरेस्ट है, पीछे तीनों एडजस्टेबल है, स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट दोनों तरफ है, तो एक ड्राइविंग पोजीशन इंस्टेंटली बड़ी अच्छी बनती है, जिसके कारण मैं खुश हूँ इस कार से। मैं गाने वगैरह चलो सुनते हैं, तो गाना अगर अच्छा हो तो 4 स्पीकर हो, 6 स्पीकर हो, 8 स्पीकर हो, तो मज़ा तो अपने आप ही आ जाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि प्रेफर थिंग्स लाइक फॉग लैंप्स, रियर वाइपर्स, बोथ वे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, 3 हेडरेस्ट्स ओवर anything. But I'm not denying कि features like 360 degree camera, ventilated seats, they are very good. There is no harm in having a panoramic sunroof also, अगर आपको अच्छी लगती है। मुझे इसका कोई प्रायोरिटी नहीं थी, तो मेरा बजट था उसमें ऐसा नहीं है कि सनरूफ वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, बट मैंने ये प्रेफर की। तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। व्यूअर्स, कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। कुछ अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ गलत बताया है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश की है, या आपको लगे कि कुछ आपको भी बताना चाहिए, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैंने देखा आप देखते तो हो, आप लाइक नहीं करते। अच्छी लगी है शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। विजिट wallclub.com ऑल्सो, मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे भी ऐसा ही स्टफ हम वहाँ पे डालते हैं। विल कीप ऑन इम्प्रूविंग विद टाइम। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।